अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ला एडमिशन टेस्ट प्रेपरेटरी सेशन में आज हम लाट के वो इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि लाट के हर टेस्ट का हिस्सा होते हैं और अभी तक जितने भी लाट टेस्ट हुए हैं किसी ना किसी तरह उन तमाम का हिस्सा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट में से देखेंगे और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि है ईडियम अंडर द वेदर मीन्स, यानी कि ये जो ईडियम है अंडर द वेदर, ये कब बोला जाता है, इसका मतलब क्या है। ये जो ईडियम है अंडर द वेदर, ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई मौसम की तब्दीली के साथ बीमार हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो अंडर द वेदर है, वो बीमार है। इसके ऑप्शन है टू बी इल, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है टू बी इल, फिर बी है फीलिंग अनवेल सिक, सी स्टैंडिंग इन बैड वेदर। अब अगर देखा जाए तो जो ए ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको ठीक लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हालात के चलते जब कोई बीमार हो जाता है, मौसम की तब्दीली के चलते जब कोई बीमार हो जाता है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, बोथ ए एंड बी। फीलिंग अनवेल सिक, जब कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है, बीमार होता है, तब हम ये बोलते हैं। दूसरा स्टैंडिंग इन बैड वेदर, जब कोई बुरे हालात में होता है तो तब भी हम कहते हैं ही और शी इज अंडर द वेदर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बी और सी ऑप्शन नहीं दिए गए होते तो फिर ये जो ए ऑप्शन है टू बी इल वो ठीक आएगा। लेकिन अगर आपके पास बेहतर से बेहतर ऑप्शन है तो फिर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो बेहतरीन ऑप्शन है उसको आप चूज करें, क्योंकि 95% केसेस में वही ऑप्शन ठीक होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट सिनोनिम है, सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट कहते हैं चौकन्ना होने को, जो खबरदार होता है, उसका सिनोनिम क्या है, मुतरादिफ क्या है। ए केयरलेस, केयरलेस कहते हैं जिसको परवाह ना हो। बी अलर्ट, अलर्ट मतलब चौकन्ना। सी वीक कमजोर। डी साइलेंट खामोश। तो ए, सी और डी हमें पता चल रहा है कि विजिलेंट के ये सिनोनिम नहीं हो सकते। तो जो ऑप्शन है राइट वो बी है, अलर्ट। विजिलेंट का मतलब है चौकन्ना, खबरदार। अलर्ट का मतलब भी होता है चौकन्ना, खबरदार। तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अल्फाज मुतजाद, उल्ट बताना है हमने। और मीन, मीन वो शख्स होता है जो कहते हैं कि खुद गर्ज है, खुद गर्ज है, किसी की परवाह नहीं है, उसको तो हम कहते हैं हाउ मीन यू आर, कितने खुद गर्ज हो तुम। तो जो इसके ऑप्शन है ए क्रूअल, क्रूअल कहते हैं जो होता है सख्त सा इंसान होता है और बेरहम। बी सेल्फिश, सेल्फिश भी खुद गर्ज। सी जेनरस, जेनरस कहते हैं जो इंसान किसी दूसरे की परवाह करने वाला होता है, जो इंसान किसी दूसरे की जो है वो परवाह करता है, उसकी हिफाजत करता है, जेनरस। डी पुअर, पुअर का आपको पता गरीब शख्स को कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। तो क्रूअल, सेल्फिश जो है वो मीन के साथ मैच करते हैं, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। पुअर बिल्कुल मैच नहीं करता, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास ठीक बचता है जो कि है सी, जनरस। ठीक है, मीन का जो एंटोनिम है, अल्फाज मुतजाद है, वो है सी, जनरस। क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड कहते हैं सख्त को, सख्त चीज को हम कहते हैं रिजिड। और इसके ऑप्शन है ए हार्ड, बी स्ट्रॉन्ग, सी फ्लेक्सिबल, डी फिक्स्ड। हार्ड का मतलब सख्त, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी सख्त ही हो गया। ठीक है, फिक्स्ड, फिक्स जो चीज होती है वो भी एक ही जगह पे होती है, उसको भी उखाड़ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान नहीं होता। तो ए, बी और डी जो ऑप्शन है वो रिजिड के सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिजिड का जो एंटोनिम है वो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ऐसी चीज जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है, आसान होती है। तो सख्त की जो मुतजाद है, रिजिड का जो एंटोनिम है वो सी है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी आएगा। स्टिफलिंग, एंटोनिम ऑफ स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब होता है जो आप कह सकते हैं कि घुटा हुआ। ठीक है, जहां पे घुटन होती है वो।
और इसके ऑप्शन है ए रिफ्रेशिंग, बी सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का जो लफ्ज है वो भी घुटन के लिए इस्तेमाल होता है। हम कहते नहीं हमें सफोकेशन हो रही है, तो सफोकेशन का मतलब घुटन हो रही है, सांस बंद होना। हॉट, जब गर्मी होती है तब भी सफोकेशन का ही माहौल होता है। एयरलेस, एयरलेस जहां पे हवा नहीं होगी तो वहां पे भी सफोकेशन ही होगी, घुटन होगी, तंगी होगी। ठीक है, तो बी, सी और डी जो है वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। स्टिफलिंग का जो एंटोनिम है वो है रिफ्रेशिंग। स्टिफलिंग का मतलब हो गया घुटन, रिफ्रेशिंग का मतलब हो गया रिफ्रेश होना, जहां पे आजादी हो। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए है। एंटोनिम ऑफ स्टिफलिंग इज रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम ऑफ डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड कहते हैं वो जो पुख्ता इरादा रखता हो, और इसका एंटोनिम ए वीक, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मतलब गैर माकूल, बी लेजी, सी फिम, फिम का मतलब सख्त होना, एक जगह पे जम जाना, जो बात कह दी है उस पे पुख्ता रहना, डी स्ट्रॉन्ग विल्ड, इसका मतलब भी पुख्ता इरादा है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ए वीक, रेजोल्यूट यानी कि जो कमजोर होगा, बात से फिर जाएगा, अपना जो है डिटर्मिनेशन नहीं रख सकता, तो जो डिटर्मिन्ड है उसका एंटोनिम होगा ए वीक एंड इरेजोल्यूट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। एंटोनिम ऑफ एंटीक। एंटीक कहते हैं कदीम को, पुराने को, और इसके ऑप्शन है ए मॉडर्न, नया, बी ओल्ड, एंशियंट, आउटडेटेड। ये तीनों ही पुराने, ओल्ड भी पुराना है, एंशियंट बहुत कदीम आ गया, आउटडेटेड जो है वो बिल्कुल जो इस वक्त हमें ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आउट फैशन हो गया वो है। तो जो एंटोनिम है एंटीक का वो आएगा मॉडर्न। मॉडर्न जो आजकल के ज़माने का है, नया है, तो एंटीक का एंटोनिम मॉडर्न है, और ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है मार्वलस। मार्वलस का मतलब क्या होता है? हैरत अंगेज। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ए वंडरफुल, बी एक्सीलेंट, सी ऑर्डिनरी, डी अमेजिंग। अमेजिंग, एक्सीलेंट, वंडरफुल हम हैरत अंगेज चीज को देख के ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम है वो सी है, ऑर्डिनरी यानी कि आम सा, ऐसे ही आम सा। तो मार्वलस का जो एंटोनिम है वो ऑर्डिनरी आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। एंटोनिम ऑफ रिमार्केबल। रिमार्केबल कहते हैं काबिले तारीफ होना। हम कहते हैं ना व्हाट अ रिमार्केबल वर्क ही हैज। ठीक है, तो रिमार्केबल का मतलब है काबिले तारीफ होना, और इसका एंटोनिम ए ऑर्डिनरी, बी स्पेशल, सी अनयूजुअल, डी स्ट्रिकिंग। देखें ये जो स्पेशल है, अनयूजुअल है, ये भी रिमार्केबल में ही आता है। रिमार्केबल काम ही वो होता है जो किसी ने ऐसा किया हो कि एकदम हम उसकी तारीफ करने के लिए बेचैन हो जाएं, उसकी तारीफ करें। तो रिमार्केबल का जो एंटोनिम है वो ऑर्डिनरी आएगा, आम सा। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनिम ऑफ कर्व। कर्व कहते हैं जो सीधी ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो सीधी नहीं है उसको हम कहेंगे कर्व, और इसके ऑप्शन है ए स्ट्रेंथ, बी बेंट, बेंट झुकी हुई, सी ट्विस्टेड जिसमें ट्विस्ट होते हैं वो भी सीधी नहीं होती है, डी राउंड यानी कि गोल। तो इसका जो एंटोनिम है वो ए है, स्ट्रेंथ, सीधा। जो कर्व है उसका एंटोनिम सीधा आएगा, तो ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव नो आंसर डैश एनी ऑफ द क्वेश्चंस, और इसके ऑप्शन है ए फॉर, बी ऑफ, सी टू। यहाँ पे हमने सही प्रपोजिशन बतानी है। ऑफ अगर किसी को लगती है तो बिल्कुल गलत है, मतलब ऑफ वाला तो ग्रामेटिकली गलत है, कभी भी आंसर ऑफ नहीं आता, ग्रामेटिकली नहीं आता, तो इसको बिल्कुल साइड पे कर दें, हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, ए और सी की अगर मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होते किसी से अपने किसी काम की जिम्मेदारी लेने के लिए सवाल पूछ रहे होते तो फिर आता फॉर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक सवालात की, कि मुझे इन तमाम सवालात में से किसी का भी जवाब नहीं आता, तो जो राइट ऑप्शन है वो आंसर टू आएगा। आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस, मुझे इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आता, तो जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। एंटोनिम ऑफ रेकलेस। रेकलेस कहते हैं लापरवाह को, ए स्टाबॉर्न, बी नीडलेस, सी कॉशियस, डी केयरलेस। कॉशियस जो है वो राइट ऑप्शन है। कॉशियस का मतलब होता है ऐसा शख्स जो परवाह करता हो। ठीक है, और जो काम तमीज से करे, परवाह से करे, तो उसे हम कहते हैं कॉशियस। तो एंटोनिम है
मुतजाद बताना है, ऑपोजिट बताना है। रेकलेस का, लापरवाह का एंटोनिम कॉशियस। सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट अगेन प्रपोजिशन है, टेक एन एग्जाम्पल कोटेड बाय ग्लास वर्थे, और इसका जो ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी बाय, सी ऑफ, डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बाय है। जब किसी को स्पेसिफिक कर दिया जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जो ऑथर है फलां ऑथर है, वहाँ से उसकी कोट है, वहाँ से एग्जाम्पल ले लो, तो उसके साथ बाय लगेगा। फ्रॉम, से, ऑफ, का, के, की नहीं आएगा। ठीक है, तो जो राइट प्रपोजिशन है वो बाय है, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंशियल इज डैश। कॉन्फिडेंशियल का सिनोनिम, मुतरादिफ क्या है, एक जैसा मतलब बताना है। पब्लिक, अगर कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, राजदारी वाली चीज है, तो क्या वो पब्लिक होगी? नहीं, तो ए ऑप्शन गया। ठीक है। बी है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब राजदारी वाली चीज, जो राजदार हमने राज में रखनी हो। ठीक है। सी लाउड, चीख चीख के बता दो सबको, तो क्या वो राजदार राज रहेगा? नहीं। ठीक है। और बी ओपन, जो वैसे ही ओपन है, सबको पता है, तो उसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है भाई? तो एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे ठीक है, सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल का जो सिनोनिम है वो सीक्रेट है। और अगर कॉन्फिडेंशियल के मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो पब्लिक, लाउड, ओपन, आप इनको भी उसका एंटोनिम समझ सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है बी, सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल ऐसी चीज जो राज वाली हो, और सीक्रेट ऐसी चीज जो राज वाली हो। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 15, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन डैश। जो मुआहदा लखनऊ है 1916, वो कौन सी दो पार्टीज के दरमियान तय पाया था? और इसके ऑप्शन है ए ब्रिटिश एंड इंडिया, बी द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, सी द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, डी द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। ये जो डी वाला ऑप्शन है इसको बिल्कुल साइड पे कर दें, ये मैचेबल नहीं है। ठीक है। ए, बी और सी में से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन की, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया बाद में वजूद में आया है। जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो उसको सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर कहा जाता था। तो इस लॉजिक के साथ ये जो ए वाला ऑप्शन है गलत हो गया। सी वाले ऑप्शन की बात की जाए, हिंदूज एंड द मुस्लिम, आल दो मुआहदा हिंदूज एंड मुस्लिम के दरमियान ही तय पाया था, लेकिन क्या सारे के सारे हिंदू आ गए थे और क्या सबके सब मुसलमान आ गए थे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है। मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा था, पार्टीज थी उनकी। तो वो जो पार्टीज थी, हिंदुओं की पार्टी का नाम था कांग्रेस, और जो मुसलमानों की पार्टी थी उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो जो बी वाला ऑप्शन है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, वो ठीक है। मुआहदा लखनऊ 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान तय पाया था। अब इसी के साथ मिलते जुलते कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्ट के हवाले से, पेपर के हवाले से। वो जानना जरूरी है कि कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था इस मुआहदे में। कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और जो मुस्लिम लीग है उसको एज यूजुअल रिप्रेजेंट किया था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। इसी मुआहदे की वजह से कायदे आजम को एक टाइटल दिया गया था, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये जो टाइटल है, ये टाइटल किसने दिया था कायदे आजम को? उस वक्त की सियासतदान थी, लिखारी थी, जिसका नाम था सरोजनी नायडू। उसने कायदे आजम को ये टाइटल दिया था कि कायदे आजम मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान इत्तफाक का एक सिंबल है। ठीक है। ये एक इस तरह की कड़ी है जो मुसलमान और हिंदुओं को एक ही पॉइंट पे ला सकते हैं, उन दोनों के दरमियान इत्तफाक करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब तकसीम बंगाल हुई तो उस वक्त इंडिया का वायसराय कौन था? और इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटू, सी लॉर्ड एल्गिन, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए लॉर्ड कर्जन। ये तो बता दिया। अब इसी के साथ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। किसने किया? ये जो लॉर्ड कुर्जन है।
ठीक है, इसी के साथ ही ये भी मिलता जुलता आ गया। फिर एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तकसीम बंगाल होती है 1905 में, लेकिन ये जो फैसला है ये रिवर्स हो जाता है, अनल्ट हो जाता है, यानी कि मनसूख हो जाता है। तो ये जो अनल्टमेंट है ये कब हुई? अनल्टमेंट का मतलब होता है मनसूख करना। ये कब हुआ? तो ये 1911 में हुआ। यानी कि तकसीम बंगाल जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुई, तो 1911 में वो वापस ले ली गई। तो ये भी बंगाल की तकसीम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो अपनी तैयारी का हिस्सा रखिएगा। Question number 17. Article 25A of the Constitution of Pakistan obligates state to provide free and compulsory education up to the age of dash, मतलब कितनी एज तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात करता है। तो इसके ऑप्शन है A 3 years, B 5 years, C 8 years, D 5 to 16 years। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है D 5 to 16 years। Question number 18. How many times has Pakistan won the Hockey World Cup? पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है? और इसके ऑप्शन है A2, B4, C6, D none of these। ये जो D वाला ऑप्शन है इसको साइड पे किया। जो पाकिस्तान है उसने कितनी दफ़ा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता? आप खुद गिने। पहली दफ़ा उसने जीता 1971 में, फिर उसने जीता 1978 में, फिर उसने जीता 1982 में, फिर जो लास्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 1984 में जीता है। तो कितनी दफ़ा हो गया? ये हो गया 4 दफ़ा। तो पाकिस्तान जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो 4 दफ़ा जीता है। ये जो मैंने आपको साथ साथ इसके साल भी बताए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला 1971, फिर 1978, फिर 1982 और फिर 1994, ठीक है, 1994। 1992 में हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते और 1994 में हमने लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप जीता। 4 टाइम पाकिस्तान जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में क्या वाक़े है? ये मोहल्ले वकूफ़ से है। पाकिस्तान का मोहल्ले वकूफ़ जब आप पढ़ते हैं तो ये वहाँ से है। और इसके ऑप्शन है A इंडियन ओशन, B चाइना, C अरेबियन सी, D स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। देखें, इंडियन ओशन नहीं है, ये चाइना भी नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन है वो अरेबियन सी है, बहराए अरब जिसे कहते हैं, बहीरा अरब कहते हैं, सॉरी इट्स बहीरा अरब। तो जो राइट ऑप्शन है वो C है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। ऑन विच डेट डू बैंक्स इन पाकिस्तान क्लोज फॉर ज़कात डिडक्शन? डिडक्शन कहते हैं कटौती को, यानी कि कौन सी ऐसी तारीख है जिसके बाद बैंक ज़कात की कटौती नहीं करते, वो बताना है। और इसके ऑप्शन है A 1 शवाल, B 1 रमज़ान, C 1 मुहर्रम, D 15 रमज़ान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B है। यकम मुहर्रम के बाद से जो बैंक हैं वो डिडक्शन नहीं करते ज़कात की। जो राइट ऑप्शन है B। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन दी वर्ल्ड इज डैश। और इसके ऑप्शन है A मंगला डैम, B बाशा डैम, C तरबेला डैम, D नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है, तरबेला डैम। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इस्लामियात और क्वेश्चन नंबर 22। इन हज स्टोनिंग ऑफ द डेविल इज कॉल्ड डैश। जो कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को, उसको क्या कहा जाता है? A रमी, B तवाफ, C इस्लाम, D सई। सई वो अमल है जो सफ़ा और मरवा के दरमियान हम भागते हैं, उसको हम कहते हैं सई। जो इस्तलाम है वो हजर अस्वद को बोसा देने का जो अमल है उसको इस्तलाम कहा जाता है। तवाफ आपको पता है कि खाना काबा के चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। तो वो जो A ऑप्शन है रमी वाला वो ठीक है। रमी कहते हैं जब कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को, तो वो जो अमल है उसको रमी कहते हैं। हज कब हम पे फ़र्ज़ हुआ? हज हम पे फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी को हज नहीं किया था बल्कि 10 हिजरी में हज किया था। और 9 हिजरी को होने वाले हज के जो लीडर थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ठीक है। और ये जो हज है ये फ़तह मक्का के थोड़े अरसे बाद ही हम पे फ़र्ज़ हुआ था। ये कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपके टेस्ट के हवाले से अहम हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
हजरत अबू बकर इंट्रस्टेड का मतलब होता है सपुर्द करना, द कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान टू। हजरत अबू बकर ने किस के जिम्मे लगाया कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान, कुरान को मुकम्मल करने की जो जिम्मेदारी थी किसके सपुर्द की? और इसके ऑप्शन है ए हजरत आमिर, बी हजरत जैद बिन साबित, सी हजरत उस्मान बिन जैद, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, हजरत जैद बिन साबित। ठीक है। अच्छा, ये सवाल है कि हजरत अबू बकर ने किसके जिम्मे लगाई। ये नहीं है कि इस्लाम में जो कुरान को मुकम्मल किया वो किसने किया, वो हजरत उस्मान का नाम आता है। ठीक है, तो सवाल समझ के फिर जवाब बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात का लिटरल मीनिंग क्या है? और इसके ऑप्शन है ए प्योरिफिकेशन, बी प्रेयर, सी फास्टिंग, डी नन ऑफ दी अबव। देखें, प्रेयर का मतलब होता है इबादत करना, फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को, तो और नन ऑफ दी अबव जो है वो तो बिल्कुल साइड पे करेंगे हम। तो जो ज़कात है उसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि पाक करना, अपने माल को पाक करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 25, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन डैश। और इसके ऑप्शन है ए 571 AD, बी 577 AD, सी 632 AD, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 571 AD। ठीक है, कुछ किताबों में 570 है, कुछ किताबों में 571 है। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने देखा है मेजॉरिटी वो 571 है, तो 571 वाला जो ऑप्शन है वो ठीक आएगा। अगर कहीं 570 लिखा भी हुआ तो भी आपने अपनी की के मुताबिक जाना है। HEC में 571 का ऑप्शन ठीक होता है, तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म रिबा लिटरली मीन्स डैश। और इसके ऑप्शन है ए एनी एक्सेस इंक्रीज, बी एनी स्पेक्यूलेशन, सी एनी प्रॉफिट, डी एनी वेल्थ। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एनी एक्सेस और इंक्रीज। एक्सेस का मतलब भी ज्यादा होता है, इंक्रीज का मतलब भी कोई चीज ज्यादा हो रही होती है, तो उसी को मानते हैं। तो जो रिबा है उसका मतलब एनी एक्सेस और इंक्रीज, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द हदीयत। ये जो हदीस है इसको मुकम्मल करना है। आ मुस्लिम इज अ डैश टू एन अदर मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या लगता है? ऑप्शन ए फ्रेंड, बी नेबर, सी ब्रदर, डी टीचर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ब्रदर। मुसलमान मुसलमान का भाई है, और कहते भी हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ब्रदर। 28 क्वेश्चन, व्हाट डज अल नूर मीन्स? अल नूर का मतलब क्या है? और ऑप्शन है ए द लाइट, बी द गाइड, गाइड मतलब जो किसी को समझाता है बताता है, सी द मर्सीफुल, मर्सीफुल कहते हैं रहम करने वाले को, डी द स्ट्रॉन्ग, सख्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, अल नूर का मतलब है लाइट। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए, द लाइट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं उर्दू के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 29, लफ्ज मुफलिस का हम मैनी मुतरादिफ क्या है? ठीक है, मुतरादिफ वो होता है जो एक जैसा मतलब रखता हो। ए है नदार गरीब इंसान, बी बावकार इंसान, सी अमीर इंसान, डी ताकतवर इंसान। मुफलसी का मतलब होता है गरीबी, और जो मुफलस होगा तो इसका मतलब है गरीब इंसान। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो नदार गरीब इंसान यहाँ पे ठीक है। नज़ा के क्या मैनी है? नज़ा का जो लफ्ज होता है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई करीबुल मर होता है। ठीक है, जो मरने के करीब होता है, कहते हैं उसके निज़ा का वक्त था। कभी आपने अपने बड़ों से ये लफ्ज सुना हो, तो इसका क्या मैनी है? ए बावकार जिंदगी, बी लंबी उम्र, सी मौत के करीब की हालत, जान निकलना, डी सुकून व तसल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, मौत के करीब की हालत या जान निकलना को कहते हैं नज़ा। ठीक है, वक्ते नज़ा। और फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, तसल्ली का मुतरादिफ क्या है? तसल्ली का मुतरादिफ क्या है? ए तशफी धारस, यानी कि किसी को हौसला देना, किसी को जो है वो उसको कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बी गरीब इंसान, सी कमज़ोर इंसान, डी परेशानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है,
तशफी या धारस बंधाना जो है वो एक आम जुमला है। धारस बंधाना यानी कि किसी को तसल्ली देना, किसी को हौसला देना, इसका हौसला भी आ सकता है। अगला सवाल, तकरीम का सही मैनी क्या है? ए इज्जत देना, एहतराम करना, बी जलील करना, सी मौत के करीब होना, डी तसल्ली देना। इज्जत और तकरीम ये जो लफ्ज हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इज्जत व तकरीम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, इज्जत देना, एहतराम करना। अगला सवाल, तवना का मुतजाद उल्ट लफ्ज क्या है? मुतजाद का मतलब होता है जो उल्टा हो। तवना, तवना कहते हैं जो तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, उसे हम कहते हैं तवना। ए गरीब, बी नातवा कमजोर, सी ताकतवर, डी बावकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। तवना का जो उल्ट होगा वो होगा कमजोर, नातवा। नातवा का मतलब भी कमजोर होता है और वैसे कमजोर का मतलब तो आपको पता है कमजोर ही होता है, ठीक है। तो तवना का जो उल्ट है, मुतजाद है, एंटोनिम है, वो कमजोर होगा। आजार का सही मैनी क्या है? ए आराम और राहत, बी ताकत, सी तकलीफ, डी तकलीफ, रंज, बीमारी। आजारी हम कहते हैं दिल आजारी की है किसी ने, ठीक है। दिल आजारी में क्या होता है? किसी को तकलीफ पहुंचती है, उसको दुख होता है, ठीक है। कभी कभी बीमारी के मायने में भी ये इस्तेमाल होता है। तो जो डी ऑप्शन है जहां पे तकलीफ है, रंज है, बीमारी है, वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि तकलीफ सी में भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें 2 से 3 अल्फाज सही वाले बताए हुए हैं, तकलीफ के लिए भी, रंज के लिए भी, बीमारी के लिए भी। तो आजार का जो राइट यहाँ पे ऑप्शन है वो डी है, तकलीफ, रंज और बीमारी। नेक्स्ट है, फिदिया का क्या मतलब है? ये फिदिया है लफ्ज, कुछ लोग इसको फदिया पढ़ते हैं, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जो उर्दू में सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी फिदिया है। और इसके ऑप्शन है ए तसल्ली व तशफी, बी हालत निज़ा, सी बदला कुर्बानी इवज, डी बावकार होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, बदला कुर्बानी इवज। फिदिया का जो मतलब है वो है बदला, कुर्बानी, एवज, ये तीनों आ सकते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर अगली दफा आपको तीनों में से कोई एक दे दे या 2 दे दे, जिस तरह भी हो, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है उर्दू का, पथरीली की जमीर या सिफ्ते निस्बती का ताल्लुक किससे है? ठीक है, और इसके ऑप्शन है ए सख्त या पत्थर जैसी जमीन हालत, बी नरम जिंदगी, सी तसल्ली बख्श हालत, डी कमजोर इंसान। पथरीली कहते हैं पत्थर, पथरीली सख्त, ठीक है, ऐसी चीज जिसको आसानी से इंसान तोड़ ना सके, कहीं पे जो है वो उसको इधर से उधर ना कर सके, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, सख्त या पत्थर जैसी जमीन हालत, एक ही है। सख्त हालत, पत्थर जैसी हालत और मजबूत किस्म, ये तमाम की तमाम इसकी ज़मीर या सिफ्ते निस्बती के साथ इसका ताल्लुक ज़ाहिर करती हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से सवाल, जीके के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हिंगोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। जो हिंगोल नेशनल पार्क है पाकिस्तान के कौन से सूबे में वाक़ है? और इसके ऑप्शन है ए बलोचिस्तान, बी केपीके, सी सिंध, डी पंजाब। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बलोचिस्तान है। अब ये जो सवाल है आपसे इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि जो हिंगोल नेशनल पार्क है वो कौन से मुल्क में वाक़ है। अगर मुल्क का पूछा जाए तो पाकिस्तान, और अगर सूबे का पूछ लिया जाता है जिस तरह ये सवाल है तो फिर बलोचिस्तान राइट ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा दुनिया का सबसे छोटा समंदर कहलाता है इन तमाम में से? और ऑप्शन है ए पैसिफिक, बी इंडियन, सी अटलांटिक, डी आर्टिक। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, आर्टिक ओशन है जो दुनिया का सबसे छोटा समंदर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ ऑयल। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर हैं? और इसके ऑप्शन है ए कतर, बी रशिया, सी सऊदी अरेबिया, डी वेनेजुएला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वेनेजुएला। ये ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल के ज़खायर हैं और रिजर्व्स हैं, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। दुनिया का सबसे बड़ा जो समंदर है वो कौन सा है? पहले हम देख के आए हैं छोटा कौन सा है, अब हमसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। और इसके ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी पैसिफिक, सी इंडियन, डी आर्टिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी पैसिफिक। अगर छोटे का पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट ओशन तो फिर आर्टिक है, और अगर बड़ा पूछ लिया जाता है बिगेस्ट ओशन, लार्जेस्ट ओशन, तो फिर पैसिफिक ओशन ठीक आएगा। तो ये जो सवाल है लार्जेस्ट वाला, इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया का जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा है, उसका नाम बताएं। ए जकार्ता, बी नुसंतरा, सी बैली, डी सुराबिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है जकार्ता। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है और राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 42, the largest continent by area and population of the world is dash। largest continent बड़े आजम कौन सा है, एरिया के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी। और इसके ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी नॉर्थ अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। एशिया जो बड़े आजम एशिया है वो सबसे बड़ा है एरिया के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की करेंसी क्या है? हमारे यहाँ पे पैसे इस्तेमाल होते हैं, हर मुल्क की अपनी एक करेंसी है, उसका नाम है, वो हमने बताना है। कुर्जल, ए ऑप्शन कुर्जल, ये एक परिंदे का नाम है, ठीक है, ये करेंसी नहीं है। बी गॉड, ये जो गॉड है ये हैती एक मुल्क है, उसकी ये करेंसी है। सी यूरो, डी शेकल, शेकल जो है ये इस्राएली शेकल, ये इस्राएल की करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सी यूरो। जर्मनी की जो करेंसी है उसका नाम यूरो है, या वहां पे यूरो इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF लोकेटेड। IMF की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, बाज दफा एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है IMF स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। मजीद ये 1945 में वजूद में आया, इसने काम करना शुरू किया। 191 कंट्रीज इस वक्त IMF का हिस्सा हैं और ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी बुनियाद रखी गई 1944 में। और इसके ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी जिनीवा, डी वाशिंगटन DC। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है, वाशिंगटन DC अमेरिका का दारुल हुकूमत है और वहां पे इसका जो है वो हेडक्वार्टर पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो डी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन लोकेटेड। OIC, ये भी सेम आपने मुकम्मल याद रखना है कि OIC की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 1969 में वजूद में आई। ठीक है, और 157 कंट्रीज इस वक्त इसका हिस्सा हैं। और इसके ऑप्शन है ए जद्दा, बी खटमंडू, सी जनीवा, डी मक्का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है जद्दा। इस वक्त जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा है, जबकि ये जब वजूद में आई थी 1969 को, उस वक्त ये मोरक्को जो है वहां पे वजूद में आई थी। ठीक है, और 157 कंट्रीज इस वक्त इसका हिस्सा हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया इज। जिसका सबसे ज्यादा जो है वो एरिया है, सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन है, वो कौन सा मुल्क है? और इसके ऑप्शन है ए USA, बी रशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चाइना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है रशिया। सबसे ज्यादा रकबा रशिया के पास है, तो राइट ऑप्शन इज बी। Question number 47, which planet of the solar system has the maximum number of moons, satellites? ठीक है, कौन सा ऐसा सियारा है हमारे सोलर सिस्टम का जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है? और इसके ऑप्शन है ए जुपिटर, बी वीनस, सी सैटर्न, डी यूरेनस। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है सैटर्न। सबसे ज्यादा जो चांद रखने वाला हमारा सियारा है वो सैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट
पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडिया, सी चाइना, डी पाकिस्तान। इसका जो राइट ऑप्शन है ये इंडिया है, लेकिन ये बदलता रहता है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। ये ऐसा सवाल है जो आज अगर मैं आपको इंडिया बता रही हूँ तो हो सकता है कल या अगले साल दूसरा मुल्क हो, तो एक दफ़ा इसको आपने कंफर्म लाजमी कर लेना है कि एक्चुअली जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं अपने टेस्ट की, तो उस वक्त कौन सा मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। यहाँ पे इस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके हिसाब से ये इंडिया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हन्ना लेक इज लोकेटेड इन डैश। जो हन्ना लेक है वो कहाँ पे वाक़ है, और इसके ऑप्शन है ए कराची, बी दादू, सी क्वेटा, डी पिशावर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है क्वेटा। हन्ना लेक क्वेटा में वाक़ है, लेकिन ये जो सवाल है ये 2-3 और तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो हन्ना लेक है वो पाकिस्तान के कौन से सूबे में वाक़ है, ठीक है, कौन से प्रोविंस में वाक़ है। तो अगर आपसे सूबे का पूछ लिया जाता है तो फिर क्वेटा बलोचिस्तान, तो फिर आपने बलोचिस्तान का ऑप्शन सही लगा के आना, क्योंकि क्वेटा बलोचिस्तान में है, तो जो हन्ना लेक है वो बलोचिस्तान का हिस्सा कहलाएगी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हन्ना लेक कौन से मुल्क में वाक़ है, तो फिर आपने कंट्री में पाकिस्तान लगा के आना है, तो पाकिस्तान का जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन, और इसके ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 1949। अगर आपको ये भूल जाता है तो इस तरीके से याद रखना है कि पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद का जो अरसा है उस वक्त पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वजूद में आया, बनाया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। तो 1949 का जो ऑप्शन है वो ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। इसी के साथ ही हमारे जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। लाट के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये MCQs हैं, आपने इनको तैयार करना है, और साथ साथ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आपने उनको भी अपनी तैयारी का हिस्सा रखना है। मज़ीद किसी बात की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आमीन।